आज की कहानी का टाइटल है मायका। आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। अंकिता जी जैसे ही बस स्टैंड पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने 1 किलो बताशे खरीदे। कुछ सोच समझकर 2 दर्जन केले भी खरीद लिए। वो पूरे 30 साल बाद अपने मायके जा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि मायके में उनके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादियां हुई भी है या नहीं। 150 किलोमीटर का सफर तय करना था। उनके ससुराल के गांव से मायके के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी, बीच में बस बदलनी पड़ती थी। मगर इतने सालों बाद भी अंकिता जी को सब याद था। मायके का रास्ता कभी कोई भूलता है क्या? बस पर बैठते ही अंकिता जी ने महसूस किया कि जैसे वो कोई उड़न खटोले पर बैठ गई हो। उनका मन कर रहा था कि उन्हें उड़ाकर कुछ ही देर में उन्हें उनका मायका पहुंचा दे। बस चल पड़ी थी, तब अंकिता जी ने अपना बड़ा सा थैला सरकाकर और पैरों के बीच में रख लिया। थैले में बहुत बड़ा खजाना तो नहीं था, उनमें 2-3 किलो बेर थे जो अंकिता जी ने अपने खेत से तोड़कर पीहर ले जाने के लिए इकट्ठे किए थे। थैले में 2 किलो के आसपास मूंगफली भी थी जो उन्होंने अपने बड़े बेटे के ठेले से थोड़ी थोड़ी उठाकर इकट्ठे किए थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने केले और बताशे खरीदे। मायके में उनका इकलौता भाई और उनका परिवार था। अंकिता जी को लगा कि इतना सामान पर्याप्त है। चलती बस में उन्होंने थैली को खोलकर देखा, कहीं केले सही सलामत थे, क्योंकि वो सामान में सबसे ऊपर रखे थे ताकि वो खराब ना होने पाए। अंकिता जी के 2 बेटे थे, दोनों की शादियां हो गई थी। बड़ा बेटा गांव में ही मूंगफली का ठेला लगाता था और छोटा बेटा मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। अंकिता ने अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी। 3 महीने पहले ही उनके पति का देहांत हो गया। लीवर खराब होने की वजह से उनके पति की मृत्यु हो गई। अंकिता जी अब विधवा हो चुकी थी। उनके हाथों में अब चूड़ियां नहीं थी, पति ने खाट नहीं पकड़ी थी, चलते फिरते इस दुनिया से उठ गए थे। आज पूरे 30 साल बाद वो पीहर जा रही थी। इसकी वजह उनके पति ही थे। उन्होंने अंकिता जी पर बंदिशें लगाकर रखी थी ताकि वो भूलकर भी पीहर जाने के बारे में ना सोचे। उनका पति पियक्कड़ था, पीते समय दिन और रात नहीं देखता था। जब अंकिता जी के भाई की शादी थी तब वो शराब पीकर ढेर हो गया। वरमाला के समय दुल्हन पक्ष की औरतों के साथ बदतमीजी करने के कारण उन औरतों ने उसे चप्पलों से पीटा। पिटाई होने के बाद जब नशा कम हुआ तो वो विफर गया। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अंकिता जी के पिता यानी कि अपने ससुर से बोला कि शादी कैंसिल करो, मगर अंकिता जी के पिता ने बिना दूल्हे की बारात लौटाने से साफ इनकार कर दिया। दूल्हे का जीजा होने के कारण वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका और शादी बीच में ही छोड़कर चला आया। जाते वक्त अंकिता जी से बोला, अगर मेरे साथ रहना है तो अभी चलो, वरना फिर मुझे भूल जाना। बेचारी अंकिता जी भाभी का मुंह भी नहीं देख पाई। बारात लौटने से पहले ही उन्हें पति के साथ ससुराल जाना पड़ा। उसके बाद उनका मायका जाना छूट गया। जब भी उन्हें अपने मायके की याद सताती थी तब रोकर अपना मन हल्का कर लेती। पीहर दूर होने के कारण उन्हें वहां की खबर भी नहीं मिल पाती थी। जब उनकी माँ का देहांत हुआ तब भी उन्हें बताया नहीं गया था। कुछ दिनों के बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई, तब भी उन्हें जाने नहीं दिया गया। बस वो सिर्फ इतना जानती थी कि उनके पालनहार, उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब गाड़ी ने पहला गांव पार किया तो अंकिता जी को ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक पड़ाव पार हो गया। सफर को 2 घंटे थे। अंकिता जी ने बस भी बदल ली। अब 3 गांव के बाद उनका गांव आने वाला था। इस उम्र में भी अंकिता जी का दिल धक धक करने लगा। सीने में मायके के प्रति उठने वाले हुक ने आज पूरी तरह उथल पुथल मचा दी थी। बस जैसे ही उनके मायके के सामने रुकी, अंकिता जी झट से नीचे उतर गई। बस स्टैंड आज भी गांव के बाहर ही था, इस कारण उन्हें अब कुछ दूर तक पैदल चलना था। गांव की मिट्टी की खुशबू ने अंकिता जी को भाव विभोर कर दिया था। बच्चे रास्ते में बैठकर मिट्टी को छूने लगी।
उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ से कह रही हो कि माँ मैं आ गई। अंकिता बिटिया कहाँ बैठ गई? शाम हो गई है, चल घर चल। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि उन जैसे उनके पिताजी ने उन्हें कहा हो। वो झट से खड़ी हो गई। आइए, आई बाबूजी। मगर चारों तरफ नजर घुमाने के बाद भी उन्हें अपने बाबूजी कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने हंसते हुए झट से अपने माथे पर थपकी लगाई और बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ। वो कुछ दूर ही चली थी कि फिर से उन्हें आवाज सुनाई दी, अंकिता आओ, यहाँ झूला झूलते हैं। अंकिता जी ने पहचाना, अरे ये तो कविता की आवाज है, जो बचपन में उसकी सबसे खास। उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें एक नीम का पुराना पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ के पास पहुंची, फिर उस मोटे से तने पर अपना हाथ फेरने लगी। पेड़ के ऊपर आजा अंकिता, देख मैं यहाँ हूँ। दोबारा से उन्हें कविता की आवाज सुनाई दी, क्योंकि इन जगहों पर वो अपनी सहेलियों के साथ बचपन में खेला करती थी। वो ऊपर देखते हुए पेड़ों की शाखाओं को अपनी खूनी आंखों से निहारने लगी, यानी कि सूनी आंखों से। वो फिर से आगे बढ़ने लगी। उन्होंने देखा गांव में अब पहले की तरह कच्चे घर नहीं थे। रास्ते में सीमेंट की सड़कें बन गई थी, लेकिन गलियां तो वो ही थी जिस पर चलकर उनका बचपन बीता था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें गोपाल हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहां पर वो अपने पिताजी के साथ आया करती थी। फिर उनके पिताजी उन्हें 1 रुपए की जलेबी दिलवाया करते थे। वो कुरकुरी जलेबी उन्हें बहुत पसंद थी। जब वो दुकान के पास पहुंची तो उन्होंने देखा दुकान अब खंडर बन चुका था, क्योंकि गोपाल हलवाई की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनकी मृत्यु के बाद घर और दुकान दोनों उजड़ गए थे। थोड़ी दूर और चलने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, जहां से वो अपनी माँ के साथ पानी लेने आया करती थी। घड़ा उठाकर अंकिता जी किधर रह गई? अरे देर हो रही है, घर जाकर तेरे पिताजी के लिए मुझे रोटियां भी बनानी है। आई माँ कहते हुए वो कुएं की तरफ लपकी। अंकिता जी को पागलों की तरह कुएं की तरफ जाते देख रास्ते में दो औरतें रुककर उन्हें देखने लगी। अंकिता जी जब कुएं के पास पहुंची तो देखा कुएं का पानी सूख चुका था। कुएं के पास नलकूप बन चुका था, जिससे गांव में पानी का सप्लाई हो रहा था। वो अपने घर की तरफ चल दी। जैसे ही वो घर के पास पहुंची, चौक में खाट डाले हुक्का पी रहे भाई को देखकर वो रो पड़ी और बोली, अखिलेश। ढलती हुई सांझ में भाई ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, माँ बाप के मरने पर भी नहीं आ सकी, अब क्या लेने आई हो? बरसों बाद वो अपने भाई को देख रही थी। उन्हें लगा था कि वो उन्हें गले से लगाएगा और वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाएंगी, मगर उसने तो पहचानते ही विष उगलना शुरू कर दिया। फिर अंकिता जी बोली, कैसे आती? तुम लोगों ने मेरी शादी एक राक्षस के साथ जो करा दी थी, जिसका दिल पत्थर का था। तब तक अखिलेश की पत्नी भी बाहर निकल कर आ गई। फिर बोली, कौन है ये? फिर अखिलेश बोला, ये मेरी वही बड़ी बहन है जो हमारी शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी। आज पूरे 3 साल के बाद लौटी है, ये देखने के लिए कि हम जिंदा हैं या मर गए। अपने भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंकिता जी रो पड़ी और बोली, इतने कड़वे शब्द मत बोल भाई, अब सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हूँ, सुबह वापस चली जाऊंगी। रात को 2 रोटियां खिला देना, बस इतना सा मान रख लेना। और जली कटी सुनाने से पहले मुझे ये भी बता दे कि मैं तो जेल में थी, जहां मेरी कोई मर्जी नहीं चली, लेकिन तू तो अपनी बहन के पास आ सकता था ना? कम से कम इतना देखने के लिए आ जाता कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ। तभी उसके भाई ने बड़ी बेरुखी से कहा, हमारे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जब मेरी शादी में तेरे पति ने बखेड़ा खड़ा करा था। उसके बाद तुझे देखकर चला गया। अगर वो तुम्हें राक्षस लगता था तो तुम क्यों गई उसके पास? यहीं रुक जाती, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते। फिर अंकिता जी उदास होते हुए बोली, तुम्हें याद है ना कि दादी क्या कहती थी, लड़की की एक ही बार शादी होती है, उसकी दूसरी शादी शमशान में होती है। अपने 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाती? वो जैसा भी था, पर था तो मेरा पति। ये जिंदगी तो मुझे उसी के साथ काटनी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो सोचा एक बार तुम लोगों को देख लूं, मगर तू तो बिल्कुल बदल गया है रे। तू
अब वो भाई नहीं रहा जो मेरी आंखों में आंसू देखकर माँ बाबूजी से भी लड़ जाता था। अंकिता जी अपने थैले को जमीन में रखकर बोली, इसमें बच्चों के लिए कई कुछ चीजें लाई हूँ, उन्हें दे देना। ज्यादा महंगी तो नहीं है, गरीब बहन हूं ना, गरीब बहन हूं ना, जितना बन पड़ा ले आई। 30 साल से जिस मायके के लिए मैं रो रही थी, आज उससे ही मेरा मन भर गया। अब चलती हूँ, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि इतने में अखिलेश बोल पड़ा, दीदी। तो अंकिता जी के कदम रुक गए। वो चलकर उनके पास आया तो अंकिता जी ने उसकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। वो कोई अजनबी नहीं था, उन्हीं का छोटा भाई अखिलेश था, जिसे कभी उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था। फिर वो खुद को रोक ना सकी और रोते हुए अपने भाई से लिपट गई। फिर दोनों रोने लगे। उन्हें रोता देखकर अखिलेश की पत्नी और उनके बच्चे भी रोने लगे। फिर सारे गिले शिकवे आंसुओं के जरिए बह गए। उनके बाद अंकिता जी अपने मायके में पूरे 10 दिन रुकी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।